स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बात करने जा रहे हैं और यह अपने आप में ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हो कि राकेश मेहरा जी की क्लासेस की तरफ से यह स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर राकेश मेहरा जी की क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स आप समझते हो अपने आप में एक अपडेट की मांग करने वाला टॉपिक है। अब जिसमें अपडेट होगा इसका मतलब उसमें करंट को ऐड करना पड़ेगा। इस कारण से उसको समय समय पर बदलना भी पड़ता है और बदलने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नित नई जो खबरें अखबारों में आती है उनके साथ हम कैसे न्याय करें। न्याय करने का मेरा मतलब ये है कि वो कौन सी खबरें हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इकोनॉमिक्स का ये एक नया सिलेबस प्रारंभ कर रहा हूँ और इस नए सिलेबस में आप जिसको नया बैच भी कह सकते हो उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा, यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स को आप जानना चाहते हो, आसान भाषा में जानना चाहते हो और वो बातें जानना चाहते हो कि जो आपके एग्जाम में आती है, तो आपका स्वागत है। इसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए और राकेश मेहरा जी के क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये जो बोथ कोर्सेज है उसमें इंडियन जीके में ये मिल जाएगा। इसके अलावा इंडियन जीके का अलग कोर्स भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो लेवल रहेगा वो रहेगा आईएएस प्री तक। आईएएस प्री तक हमारा लेवल रहेगा। तो आप मान के चलिए एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा जो भी आरपीएससी के एग्जाम हो गए, उससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपका सारा सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा। आइए सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ आपको। देखिए, हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पोर्शन होगा वो हमारी बात होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इस संबंध में हमारी बात होगी। अब इसमें हम क्या पढ़ें? इसमें हम ये बातें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वह इकोनॉमी क्या है, हमें इसको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को समझना पड़ेगा हमें। इकोनॉमिक्स को आप जानते हो अर्थशास्त्र बोलते हैं और इकोनॉमी को अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हमें इन दो शब्दों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम आगे की तरफ चल सकेंगे, क्योंकि ये हमारा बेस होता है। अब इसमें हम एडम स्मिथ के बारे में भी जानेंगे। इसको जब हम पढ़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म, और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, सब इसके अंदर आएगी। फिर इसके आगे की यदि हम बात करें तो आपने दो शब्द देखे होंगे। एक शब्द आपको मिलेगा आर्थिक समृद्धि, इसको प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं, और मोटे तौर पर आप इसको इकोनॉमिक ग्रोथ भी कह सकते हो। वह आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें क्या डिफरेंस है?
प्रकार का डिफरेंस देखने को मिलता है उसको हम जानेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत ही आपका आ जाएगा HDI, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। कितनी बार क्वेश्चन आता है आप देखिए, कौन जारी करता है, वो सब बातें इसके अंदर आएगी। फिर जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए यहां तो मैं आपको एक मोटे तौर पर बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि आर्थिक क्रियाओं में हम क्या पढ़ेंगे। एडम स्मिथ का एक सिद्धांत है आर्थिक क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन, कंजप्शन क्या होता है, उपभोग, निवेश क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज, इसको हम जानेंगे। और आपने देखा होगा उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, उनको हम जानने का इसके अंदर प्रयास करेंगे। और उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, उद्यम होगा, एंटरप्रेन्योर, तो वो सब बातें हम इसके अंदर जानने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ चलेंगे। इस कारण से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्डिंग साथ साथ चलती रहेगी। आर्थिक क्रियाएं, बोथ, मतलब आप ये कह सकते हो कि बोथ लैंग्वेज में हम इसको करेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहां मैं इसी वे में इसको बताने जा रहा हूं। आगे जब हम ये टॉपिक करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कितना लार्ज है। आर्थिक क्रियाएं होगी। आर्थिक क्रियाओं के बाद में जब हम इसके बारे में जानने का और प्रयास करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पादन के बारे में बेसिकली हम लेके चलेंगे, क्योंकि उसी पर आपके क्वेश्चन आता है। इन्वेस्टमेंट पर भी क्वेश्चन आता है, इनका प्रभाव क्या होता है, उनको हम जानेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा समावेशी विकास। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसमें आप जानते हो समावेशी विकास के तहत हम गरीबी के बारे में जानेंगे, पॉवर्टी, और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड पॉवर्टी के बारे में हम जानेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम एक टॉपिक और ऐड करेंगे, जैसे डेवलपमेंट वगैरह आ गया ना, तो आपने देखा होगा सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास का लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन देखिए कितने आ रहे हैं, उसको भी मैं यहाँ पर लेके चलूंगा एक नए रूप में। हालांकि इसके बारे में मैंने 2021 में जो क्लासेस थी उसमें बता दिया था, लेकिन इसको एक नए रूप में लेके चलूंगा मैं इसको। 30 लक्ष्य जो रखे हैं ना यूएनओ ने, 17 लक्ष्य जो रखे हैं 2030 तक जिसका लक्ष्य रखा है, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, उसको भी मैं लेके चलूंगा। तो इसमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये दो नाम तो दो है, लेकिन बेरोजगारी से संबंधित सरकार क्या कर रही है, गरीबी से संबंधित सरकार क्या कर रही है, वो सारी बातें, इसके अलावा इसके अंदर ही सारी चीजें आपकी, जैसे फूड सिक्योरिटी, ये सब बातें आएंगी इसके अंदर। करंट अपडेटेड, पूरा करंट से टच किया हुआ होगा ये फूड सिक्योरिटी वगैरह, जैसे चावल, फोर्टिफाइड चावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, वो सब इसके अंदर आएंगे। विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस पर जो प्राइज दिया जाता है वो कौन सा है, वो सब इसके अंदर आएंगे। क्लियर? उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की इसके अंदर बात आएगी। अभी जो नेशनल इनकम टॉपिक है ये तो आप जानते ही हो,
आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर से ना आए, बड़ा टॉपिक होता है, उसको हम जानेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन ये आपके 5 ईयर प्लान से संबंधित है, पंचवर्षीय योजना। आप कह सकते हो इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे इसके अंदर हम, हालांकि बंद हो चुकी है लेकिन फिर क्वेश्चंस आज भी आते हैं। इसके साथ साथ मैं लेके चलूंगा डेमोग्राफी को। डेमोग्राफी, जनांकिकी, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके नंबर बनाता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर हम जनगणना पढ़ेंगे, सेंसस, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। साक्षरता दर कितनी है, ये वाली बातें इसके अंदर आएंगी। तो 3 टॉपिक इसके अंदर आएंगे। अब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मुद्रा व बैंकिंग। नाम ही आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ही शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आरबीआई क्या होता है, करेंसी एंड बैंकिंग, इसमें आरबीआई के बारे में छोटी छोटी बातें यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाएगी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इसमें अंदर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई को मैं इसी के अंदर लेके चलूंगा। आपका शेयर मार्केट इसी के अंदर आएगा। बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं, ये सब इसके अंदर आएंगे। शेयर मार्केट के साथ बॉन्ड को टच करके चलूंगा मैं, ये आएगा इसके अंदर। क्लियर हुई सारी बात? तो ये मुद्रा व बैंकिंग होगा। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप कह सकते हो भुगतान संतुलन। ये टॉपिक तो छोटा होता है लेकिन ये समझ की बहुत बड़ी डिमांड करता है। जैसे इसके अंदर एक तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, आयात निर्यात, ये इसके अंदर आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? एक आपने देखा होगा डॉलर और रुपए, इनकी क्या स्थिति है, अभी अखबारों में आप पढ़ ही रहे होंगे, इनकी क्या स्थिति है। आरबीआई ने ये कहा है कि विदेशी व्यापार में हम रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुपए मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब बातें अपडेटेड रूप से इसके अंदर आएगी। तो भुगतान संतुलन में हम ये बातें पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर जो संस्थाएं होती है उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, मोटे तौर पर यदि मैं कहूं तो वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके बारे में हम जानेंगे। आईएमएफ के बारे में आप जानते हैं, डब्ल्यूटीओ के बारे में हम जानेंगे विस्तार के साथ। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो एक तो आते ही आते हैं। पहली बात तो आप जानते हो अध्यक्ष वगैरह, सदस्य वगैरह इसमें पूछते ही रहते हैं, काम पूछ लेते हैं कई बार। एकल खिड़की, सिंगल विंडो, उसके बारे में पूछ लेते हैं। डब्ल्यूटीओ, दोहा, कतर, ये सब चीज़ें आप एग्जाम में देखते होंगे। जो बच्चे 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भली भांति इससे परिचित है। वो सब इसके अंदर। और भी कई संस्थाएं हैं जो नई नई हमारे सामने आई है, जो इकोनॉमी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो हम इसके अंदर जानेंगे। फिर हमारा होगा विविध, मिसलेनियस। अब इसमें मिसलेनियस का मतलब आप भली भांति जानते हो, बचे कुचे जो भी बचे, जो छोटी मोटी चीजें, वो कीवर्ड हो गए। जैसे मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हो गए जिस पर इकोनॉमिक्स टिकी हुई है, कोई इकोनॉमिक्स हो गया, कोई शब्द हो गया, इकोनॉमिक्स का कोई शब्द हो गया, वर्ड हो गया, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसके अलावा एक चीज और बता दूं आपको
इसके अंदर जो हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे वो हम बात करेंगे टैक्स सिस्टम को हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत का जो टैक्स सिस्टम है, वैसे तो देखिए पहले तो ये काफ़ी जटिल होता था, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर हमें जीएसटी को पढ़ना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है और चीज़ें हमारे समझ में भी आ जाती है। अभी आप देख रहे हो हाल फिलहाल खबरों में क्या चल रहा है, आटा है, दूध है, इस पर जीएसटी, इसको जीएसटी के दायरे में लाया गया है, तो अपने आप में ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हम जो इकोनॉमिक्स करेंगे उसको हम किस रूप में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम से क्या मेल खाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आप अभी बच्चे नहीं हो कि आप नहीं समझ पाओगी। इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा रूप होता है, लेकिन हमारे एग्जाम में किस तरीके से आएगा, एक शब्द में आप कहूँ तो स्मार्ट तैयारी, इकोनॉमिक्स की स्मार्ट तैयारी यदि आप करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। ऑफलाइन बैचेज चल ही रहे हैं और रेगुलर राउंडिंग बैच सिस्टम के तहत वो चलता ही रहता है, और ऑनलाइन भी आपके सामने उपलब्ध है। मैंने आपको ये सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी आपको यदि कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहां पर आपको सारी जानकारी विस्तार से दे दी जाएगी। अब मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहा हूं। उस चैप्टर के तहत हम जो इंडियन इकोनॉमी होती है उसमें कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिनको हम विस्तार से जानकारी जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, यहां से इसकी जानकारी हम प्रारंभ करते हैं, फिर इसको मैं कनेक्ट करूंगा इकोनॉमी के साथ। आप भली भांति इसे समझते जाएं और साथ साथ इसको नोट करते जाएं और समय समय पर इसका रिवीजन करते जाएं। मान के चलना आपको कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, और फिर जो आप पढ़ रहे हो उसको आप जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़ आती है उसके साथ उसको कनेक्ट करके देखें, फिर देखिए आपको कितनी आसान लगती है ये इकोनॉमिक्स। आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक, और इसकी शुरुआत मैं अर्थशास्त्र से करना चाहूंगा। क्या होता है अर्थशास्त्र? पेज के बीच में लिखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात तो ये जो अर्थशास्त्र शब्द है ये कहां से लिया गया है और किस शब्द से यह लिया गया है। एक शब्द होता है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, इस शब्द से यह लिया गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो आया था वो इस तरीके से आया था कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा का शब्द है, ऐसे आया हुआ है। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो ओइकोनोमिया है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखिए। आप इसको यूनानी भाषा भी कह सकते हो, इंग्लिश में आप ग्रीक लैंग्वेज, इस भाषा का ये शब्द है। और इसका जो पर्टिकुलर जो अर्थ है, इसका जो मीनिंग निकलता है वो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, आप इसको घरेलू प्रबंधन कह सकते हो। अब आप देखिए, घरेलू प्रबंधन हिंदी में इसको बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो एक तरीके से आपको ये तो पता लग ही गया कि घर का मैनेजमेंट, हमारा घर भी अपने आप में एक इकोनॉमिक्स है। आप देखिए, हम सामान्य जनजीवन में ये देखते हैं कि जो एक महिला होती है वो आप देखिए कैसे 2,000 रुपये में भी पूरा महीना निकाल देती है, 20,000 रुपये में भी महीना निकाल देती है। उसका मैनेजमेंट देखिए आप,
उसका मैनेजमेंट आपको इकोनॉमिक्स समझने में बहुत हेल्प करेगा। आप अपने घर में अपनी माता से बात कीजिए, मम्मी से बात कीजिए, वो आपको इकोनॉमिक्स समझा देगी। ये रियल में है। ये एक अलग बात है कि हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा पूरा घर, हम पर जो शिक्षा पर खर्च किया जाता है, हमारे स्वास्थ्य पर जो खर्च किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये इकोनॉमिक्स हमें सिखा सकता है? बिल्कुल सिखा सकता है। बस आपको सीखने का तरीका पता होना चाहिए। आप हर दिन न्यूज़ सुनते हो, आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगा हो गया, ऐसे हम सुनते रहते हैं। तो क्या आपके मन में एक सवाल पैदा नहीं होता कि ऐसा क्यों हो गया? एक न्यूज़ आती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल इनकी कीमतें बढ़ गई। उसी के साथ आप लगी खबर पढ़ लेते हो, सब्जियां महंगी हो गई, दाम आसमान छूने लग गए। पढ़ते हैं ना इनको? क्या रिलेशन है? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन इस तरीके से उभरना चाहिए कि यार पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई, तो ये सब्जियां कैसे महंगी हो गई? इसी इजी लैंग्वेज में हमें आगे चलना है। फिर आप देखिए, ये इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाती है, बशर्ते हम इसको थोड़ा आनंद लेके पढ़ें। क्लियर हुई सारी बात? तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसका अर्थ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए, जैसे मैं कह रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब आप सोचिए, आपके पढ़ने के तरीके में क्या बातें शामिल होनी चाहिए। ठीक है ना? छोटी छोटी बातें हम लेके चलेंगे। अब यदि मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, इसके आगे की तरफ की, तो दो शब्द तो आपको वैसे ही दिख रहे हैं, एक अर्थ है और एक शास्त्र है। दिख रहा है ना? अर्थ और शास्त्र। यदि मैं ये कहूं कि ये जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इस अर्थ का अर्थ होता है धन, मनी। इसका मतलब ये होता है धन, मनी। और शास्त्र, शास्त्र के बारे में आप भली भांति जानते हो, इसका अर्थ होता है विज्ञान, साइंस। इसका अर्थ विज्ञान होता है, साइंस होता है। अब आप देखिए, धन की साइंस, धन का विज्ञान, साइंस ऑफ मनी। देख कितना आसान हो गया, साइंस ऑफ मनी, धन का विज्ञान, पैसे का सिद्धांत, उसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और सेम यही बात कही एडम स्मिथ ने। और क्वेश्चन आया हुआ है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। इसी कारण से आप जानते हो कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये एडम स्मिथ थे। आइए जानने का प्रयास करते हैं एडम स्मिथ के बारे में। जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम हमें बार बार सुनने को मिलेगा क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन कौन सी बात कहां आएगी, उस समय पर मैं आपको बताऊंगा। एक साथ हम एडम स्मिथ के बारे में नहीं जान सकते क्योंकि बहुत सारी बातें आती है। अब ऐसे तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी जनक थे, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और यहां हम पढ़ रहे हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां जो बातें आएंगी उनको देखते हैं। देखिए, एडम स्मिथ की यदि मैं बात करूं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो हो गया। एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, अभी मैंने आपके सामने बात की थी, संबंधित कथन, स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। स्टेटमेंट ये है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ मनी।
साइंस ऑफ मनी। इन्होंने कहा, एक एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी, इनसे जो संबंधित पुस्तक है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बुक, इन्होंने पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। 1776 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। तो एडम स्मिथ के बारे में हमने 3 बातें की है। एक तो जनक, एक स्टेटमेंट और एक बुक के बारे में। इनको भली भांति ध्यान रखें, ये 3 बातें 3 क्वेश्चन है। इसके आगे की बात मैं अभी करूंगा, एक बार आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट, अब यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप यहां इसके नीचे लिखें। हमने ये पढ़ा कि एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो मेरा जो नेक्स्ट है वो ये है कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये है जॉन मेनार्ड केन्स। ये भी बहुत बड़ा नाम है, समय समय पर इसकी जानकारी आपको देता रहूंगा। बहुत सारे विज्ञान के ये जनक रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इनको कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, और भी ये समय समय पर इकोनॉमिक्स में चर्चा में रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड केन्स। अब मैं बात करना चाहूंगा अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें। अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तकें, देखिए पुस्तकें बहुत सारी है, कोई सीमा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताया ही, बहुत सारी है। दास कैपिटल है, एग्जाम में आई हुई है, किसने लिखी थी? दास कैपिटल। समय समय पर वो साथ साथ चलती रहेगी। गरीबी से संबंधित कोई पुस्तक है तो वो, बेरोजगारी से संबंधित कोई पुस्तक है तो वो साथ साथ चलेगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी पुस्तक है जो एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। यदि मैं कहूँ कि 10 पेपर होते हैं तो 8 पेपर में वो आने की ताकत रखती है। जैसे होते हैं ना कई कई क्वेश्चन एग्जामिनर के गोद लिए हुए क्वेश्चन होते हैं। रक्त की पीएच कितनी है, पीएच ऑफ ब्लड, आरबीसी का जीवन काल कितना है, ये उस टाइप के हैं। उसी दिशा में यदि मैं आपसे कहूं तो एक पुस्तक तो आपने ये ध्यान रखनी है, इंडिया डिवाइडेड। ये बहुत बार आती है, इंडिया डिवाइडेड। आप सभी जानते भी होंगे, जो बच्चे एक डेढ़ साल से जो तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो है इसके राइटर है। अभी हाल फिलहाल ये एक एग्जाम में आई भी थी। तो इंडिया डिवाइडेड आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक और है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक के जो राइटर है ये है B.H. बेडेन पावेल। B.H. बेडेन पावेल इसके राइटर है। ये क्लियर हुई सारी बात? मैं कह रहा हूं पुस्तकें और भी है, लेकिन यहां मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। और वो पुस्तकें जो एग्जाम में आ चुकी है और आने की प्रबल ताकत रखती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद में हम इकोनॉमिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे।
टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, दो टाइप्स में। इकोनॉमिक्स इसमें बांटेंगे हम इसको, आगे हम इसको दो पार्ट्स में कैसे बनाएंगे। तो एक बार आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करते हैं। समझते जाना साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है समझने का विषय है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। समशिष्ट अर्थशास्त्र, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इन शब्दों को ध्यान में रखें, क्योंकि हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल होंगे। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो ये ध्यान रखें कि इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको। और जो ये है इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझिए साथ साथ इसको। देखिए, हम शब्दों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम शब्दों को देखते हैं। जब हम शब्दों को देखते हैं तो आपके सामने यहां पर शब्द आया है माइक्रो। अब माइक्रो हम कैसे पढ़ते हैं? माइक्रो को, माइक्रो के लिए हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं सूक्ष्म, जानते हो आप, ये छोटा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल, तो आप देखिए ना, स्मॉल इकोनॉमिक्स, छोटी इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म इकोनॉमिक्स, ये है। इसी तरीके से यदि हम इसको लेके चलें, आप देखिए क्या होगा। दीर्घ, बड़ा, बड़ा अर्थशास्त्र, लार्ज। आ रही है ना चीजें समझ में सारी। ये तो कितनी बातें तो हमारे क्लियर होगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है। समझे बात को? अब हमें ये जानना है कि ये दोनों कनेक्ट कैसे है, ये जानना है, बस बात खत्म। ये जो व्यशिष्ट है आपके सामने, ये जो शब्द है व्यशिष्ट, ये क्या है? यदि मैं इसके अर्थ की बात करूं, व्यशिष्ट का अर्थ होता है व्यक्ति, व्यक्ति, पर्सन। तो देखिए हमारे सामने कैसे आएगा, एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, एक व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। आप कह सकते हो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पर्सन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पर्सन, आर्थिक समस्याएं, प्रॉब्लम्स, उनका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बड़ा रूप हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यहां हम समझने की दृष्टि से इसकी मूल भावना जो है वो व्यक्ति के साथ जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई जगह आपको व्यक्तियों का समूह भी मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कारण से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, ये एक खेत है, ये एक खेत है, फार्म, ठीक है, फार्म है ये, क्लियर। अब इस खेत में एक पौधा लगा हुआ है, वो पौधा है जैसे मान लीजिए पीपल का,
पीपल का एक पौधा लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे एक है, ठीक है ना, जैसे मैं, ठीक है, मैं इस खेत के अंदर गया और मैं जब इस खेत के अंदर गया तो मैंने पीपल का जो ये पौधा है इसका अध्ययन किया, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, एक्सेट्रा, कि कौन सी खाद डालनी है इसके अंदर, क्या करना है, पौधा क्या करता है, जो भी एंगल बनते हैं, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। एक तरीके से मैं कहूं कि मैंने केवल पीपल का अध्ययन किया। अब यदि मैं पीपल का अध्ययन करता हूं, सिर्फ इसका पीपल का अध्ययन, तो ये हो जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन यदि मैं पूरे खेत का अध्ययन करता हूं तो क्या हो जाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हुई बात सारी? यदि मैं पीपल का अध्ययन करता हूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यदि मैं पूरे खेत का अध्ययन करता हूं जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, खेत की लंबाई चौड़ाई, उसके अंदर जो कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी फसल है, सबका मैं अध्ययन करता हूं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। समझ में आई बात सारी? आइए अब इसी तरीके से थोड़ा इकोनॉमी से जोड़कर देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं भारत का पेट्रोलियम उद्योग, ठीक है ना, भारत का पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भारत का पेट्रोलियम उद्योग है, ठीक। अब भारत का पेट्रोलियम उद्योग तो बहुत बड़ा है, छोटा तो है नहीं। उसके अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भी है, उसके अंदर तो रिलायंस भी है। चलो हम रिलायंस को ले लेते हैं। तो रिलायंस क्या है, इसकी एक इकाई है, समझे बात को? अब वही बात है, अब मुझे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको जोर देना पड़ेगा। अब आप देखिए, यदि मैं रिलायंस का अध्ययन करता हूं तो क्या हो जाती है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब रिलायंस तो क्या है, पेट्रोलियम उद्योग का एक छोटा सा पार्ट है, और पेट्रोलियम उद्योग तो बहुत बड़ा है। तो यदि हम पूरे पेट्रोलियम उद्योग का जो यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझे बात को? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी। अब आप देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो इसको बार बार थोड़ा रिपीट करके देखना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सार है। क्योंकि देखिए, यहां मैंने कहा व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, ठीक है, लेकिन यहां रिलायंस में व्यक्ति एक थोड़ी है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप समझदारी से काम लेना। ये अब आपके सामने ये एक डायग्राम है। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि जो भारत सरकार है वो अपनी जो पॉलिसीज बनाएगी वो किस पर बनाएगी, आप खुद सोचिए। भारत सरकार जो अपनी पॉलिसी बनाएगी वो भारत के पेट्रोलियम उद्योग पर बनाएगी, न कि अकेले रिलायंस को ध्यान में रखकर। अर्थात भारत सरकार अपनी जो पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बनाती है। आप कह सकते हो कि सरकार की जो नीतियां हैं इसी पर आधारित होती है। सरकार की नीतियां इस पर आधारित होती है, वो अकेले रिलायंस को लेकर नहीं चलेगी, आप जानते हो ये चीजें, इस पर आधारित होती है ये। लेकिन अब वही बात है, सरकार नीति बनाएगी इसको ध्यान में रखकर, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ेगा, इस पर।
तो आप ये कह सकते हो कि सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ता है यहां पर। समझ लो ना मेरी बात को। अब फिर यही बात भी तो हो सकती है, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे मान लीजिए मेरा संस्थान है, तो मेरा संस्थान का अध्ययन आप करते हो तो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई कोचिंग संस्थान क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन कोचिंग सेक्टर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हो गया ना सर? मैं समझने की दृष्टि से आपको बता रहा हूं। फिर कोचिंग सेक्टर तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसमें एक राकेश मेहरा जी के क्लासेज हैं, तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरे कोचिंग सेक्टर का अध्ययन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जो मैं डिसीजन लूंगा, समझे बात को? जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फी कम की या ज्यादा की, तो क्या उसका कोचिंग सेक्टर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बताइए, सोचिए। यदि मैंने अपने कोचिंग की फीस को कम किया या ज्यादा किया, आप परिवर्तित शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, तो क्या कोचिंग सेक्टर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप सोचिए, थोड़े टाइम पहले याद है आपको, जियो, रिलायंस जियो, इसने फ्री कर दिया था। फ्री कर दिया था ना, तो भारत के टेलीकॉम सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ा था क्या? बताइए। जब जियो ने पूर्ण रूप से फ्री कर दिया था, आप आनंद ले लेके इंटरनेट का मजा लेते थे, हर चीज देखते थे आप, कितना आनंद लेते थे आप, क्योंकि फ्री था। आपने आनंद लिया। क्या उसका टेलीकॉम सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। समझ में आई मेरी बात सर? यदि अब जैसे रिलायंस है, यदि ये अपनी कीमतें कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पूरे पेट्रोलियम उद्योग पर? बस वही बात है। अब यदि ये डिसीजन लेती है, आप ये कह सकते हो कि यह मतलब माइक्रो, यह व्यक्तिगत निर्णय लेता है, यह इंडिविजुअल डिसीजन लेता है, तो हम यहां ये भी कह सकते हैं इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा। यहां पे लिख सकते हो आप कि व्यक्तिगत निर्णय का इस पर प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आई मेरी बात सारी? अब मैं चाहूंगा, चाहे आप एक बार इतना इतना उतारिए इसको, इतना इतना, ये नीचे वाले 2 पॉइंट अभी मत लिखना, मैं बाद में लिखा दूंगा ये सारे, ठीक है? एक बार आप इसे नोट कर समझने की दृष्टि से, ठीक है ना? फिर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक? निकालिए। अब इसके नीचे नीचे आपने लिखना है। मैं यहां लिख देता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी अर्थ आपको पहले बता चुका हूं। अब आप देखिए, पहला नंबर साथ साथ लिखते जाना, यह व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। अब ये इंडिविजुअल लेवल क्या है? जैसे व्यक्ति हो गया, कोई फर्म हो गई,
कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका अध्ययन करता है। अब ये आर्थिक गतिविधियां इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती है? इसके अंदर जो आर्थिक गतिविधियां आएगी वो आएगी डिमांड एंड सप्लाई, मांग व आपूर्ति, समझते हो आप इसको। सेविंग इसके अंदर आएगा, बचत, इसके अंदर आपका प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन आएगा इसके अंदर। ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। अब ये क्या होता है? ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे? आप कह सकते हो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था, होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। आप कह सकते हो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ होल इकोनॉमी। समझ में हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या आएगा? यहां अब आपको विशेष रूप से ये बातें ध्यान देनी है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी डिमांड एंड सप्लाई होती है, हर कंपनी की अपनी डिमांड एंड सप्लाई होती है। लेकिन यदि आपको ये कह दे कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई हिंदी में आप कह सकते हो समग्र मांग व आपूर्ति। जहां समग्र शब्द आ गया, एग्रीगेट शब्द आ गया, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा जैसे समग्र उत्पादन, ठीक है ना। एग्रीगेट प्रोडक्शन वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे अब मुद्रास्फीति, अब देखो ये पूरी इकोनॉमी पर बात होगी। मुद्रास्फीति ये सब किसके अंदर आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा ये मुद्रास्फीति। इसी तरीके से जैसे मैं कहूं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, ये किसके अंदर आएगी? ये इसके अंदर आएगी, ठीक है। कोई मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये किसके अंदर आएगी? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब किसके अंदर आएगी? ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये समझ में आई मेरी बात सारी? तो वो जो बात अभी मैं आपको बता रहा था वो सब इसके अंदर है। अब और भी इसमें कई बातें हम करेंगे, एक बार आप इसे नोट करें। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर इसके नीचे नीचे लिखना आपने, ठीक। यहां आप समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स है और इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आप जानते हो
अभी अपनों ने पढ़ा था सरकार की नीतियां इस पर आधारित होती है। सरकार की जो नीतियां होती है वो इस पर आधारित होती है। यहां पर आप लिख सकते हो सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। सरकार की नीतियों का प्रभाव पड़ता है। फिर तीसरी बात यह है अपने व्यक्तिगत निर्णय लेती है, इंडिविजुअल डिसीजन लेती है। यहां पर आप कह सकते हो व्यक्तिगत निर्णयों का। कौन से व्यक्तिगत निर्णयों का? इनका व्यक्तिगत निर्णयों का इस पर प्रभाव पड़ता है। इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, एक लाइन लिख रहा हूं इसमें समिश्र अचल रहते हैं। और इसमें वैशिष्ट चल अचल रहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए समिश्र चर क्या है? मैक्रो वेरिएबल, मैक्रो वेरिएबल्स। वैशिष्ट चर क्या है? माइक्रो वेरिएबल्स। ठीक है। एचएल का मतलब क्या होता है? नॉन मूविंग, मतलब जिनको ध्यान में नहीं रखा जाता। ये है। अब आप देखो आपके सामने सारी स्थितियां हैं। समशिष्ट चर मतलब मैक्रो की बात कर रहा है। कहता है इसमें अचल रहते हैं, मूव नहीं करते। जैसे नेशनल इनकम को इसके अंदर स्थिर माना जाता है, माना नहीं जाता। राष्ट्रीय उत्पादन को स्थिर माना जाता है। कोई आप ऐसे समझिए, आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं कोई डिसीजन लूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय उत्पादन कितना है, मैं ये नहीं देखूंगा। मैं अपना डिसीजन लूंगा, समझे बात को। और जब ये डिसीजन लेगा वैशिष्ट चर माइक्रो वेरिएबल्स अचल रहेगा। मतलब जब सरकार इस पर अपनी पॉलिसी बनाएगी तो यह ध्यान नहीं रखेगी कि आय का वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है। आप ऐसे समझिए कोई गरीब है, अमीर है, इसका सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। जैसे सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित एक डिसीजन ले लिया सरकार ने, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी तो उसने ये कहा, सोचा है क्या कि भाई जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति है वो कैसे पेट्रोल लेगा? उसने तो कीमतें बढ़ा दी। तो आय के वितरण पर ध्यान नहीं देती है, या आप ऐसे कह सकते हो इकोनॉमिक्स की भाषा में कि आय के वितरण को सरकार स्थिर मानती है। जैसे ये नेशनल प्रोडक्शन, राष्ट्रीय उत्पादन को स्थिर मानता है, नेशनल इनकम को स्थिर मानता है। वैसे तो लिख दीजिए यहां पर, जैसे राष्ट्रीय उत्पादन, या आप ये भी कह सकते हो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को स्थिर माना जाता है। स्थिर माना जाता है। उसमें आप ये कह सकते हो
कि इसमें आय के वितरण को स्थिर माना जाता है। आय के वितरण को स्थिर माना जाता है। ठीक, सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित डिसीजन लिया, लेकिन सरकार भारत में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण को ध्यान में रखती है क्या? इस बात के लिए, समझ गए ना मेरी बात? ये है। तो एक बार आप इसे नोट करें। पांचवा पॉइंट, यहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे। इसके समर्थक कौन है? सपोर्टर। सपोर्टर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ है, जेबीसी मील है, रिकॉर्डो है। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपकी जो तैयारी है उसमें धार आएगी और आपने कंपटीटर से 2 कदम आगे चलोगे। क्योंकि देखिए, आप जानते हो कि क्वेश्चन की जो डिजाइन होती है वो इस तरीके से भी होती है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थक कौन है। निम्न में से माइक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थन कौन है, निम्न में से मैक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थक कौन है। जैसे यहां पर यदि मैं समर्थक की बात करूं, इसके जो सपोर्टर है, इसका जो समर्थन करते हैं वो कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स, कार्ल मार्क्स, इसका समर्थन करते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स, कार्ल मार्क्स इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा और भी है। माल्थस, जनसंख्या के सिद्धांत पर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। माल्थस का सिद्धांत आप कई बार पढ़ते भी होंगे। तो माल्थस हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, ये सब क्या है? इसके समर्थक हैं। यहाँ अब आपको 2 बातें बताने जा रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। ये जो अल्फ्रेड मार्शल है और ये जो जॉन मेनार्ड किन्स है, इन पर ध्यान देना। जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक। इसी तरीके से जो अल्फ्रेड मार्शल है उसको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आप सोचिए। तो दोस्तों, तैयारी इसी तरीके से की जाती है। और इकोनॉमिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स की कोई सीमा नहीं है। इकोनॉमिक्स में तो पीएचडी भी की जाती है। लेकिन आप जो कंपटीशन से संबंधित जो एग्जाम देते हो, उसकी धार क्या है, उसका स्तर क्या है, उसका लेवल क्या है, उसकी स्टडी हम कैसे करें, ये जब हमें मालूम होता है तो मान के चलना हमारा लक्ष्य हमसे ज्यादा दूर नहीं होता है। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इकोनॉमिक्स के एक छोटे से पार्ट को समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। नहीं तो इसको एक दो बार देखोगे ना तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये आधारिक चीज़ें होती है और साथ साथ हम नए नए टॉपिक इसके अंदर लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।